बताइए आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे गाइडेड मेडिटेशन में। पहले मैं बताना चाहूंगी, जो मैं सिक्स, अभी मतलब वो जो 6 पेजेस लिख रहा था, अभी वो रिड्यूस टू 5 पेजेस स्ट्रीम। एक्सेलेंट। एंड एक्सेलेंट। 1100 आई यूज टू 1100। हम्म। टाइम ऑल्सो, स्पीड ऑल्सो इंक्रीज, टाइम रिड्यूसिंग। अब वो हो ही जाता है वो थोड़े दिनों में। अब कितना टाइम लगता है? 3 घंटे नहीं लगते ना? नहीं, 3 घंटे नहीं लगते। मतलब 1000 लिखने में अब आपको कितना टाइम लगता है? 2 आवर 30 मिनट्स, 35 मिनट्स लाइक दैट। हाँ, ये घटके जो है आई थिंक हाँ। अराउंड 30 मिनट्स पे आ जाएगा जब आप अभी थोड़े दिन प्रैक्टिस और करेंगे। हाँ, तो जब ये 2 आवर्स 30 मिनट से 30 मिनट्स पे आ जाए तो आप समझिएगा आप बिल्कुल परफेक्ट हो गए स्ट्रीम लिखने में। ये स्ट्रीम के मतलब वन हैंड से लिखना है, राइट? मैं शायद किसी नोट पे, जो पीडीएफ आप भेजे थे, प्रिंट देख रहा था, कहीं पे लिखा है कि 2 हाथ से लिखना है, ऐसे कुछ लिखा था। हाँ, मैंने मैंने ये बोला था कि हाँ। स्पिरिचुअल जर्नी में आप हम्म। जो है, मतलब कोई भी व्यक्ति जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में चलता है उसके जी। लिए ये कहा गया है कि वो अपने शरीर के भीतर जो जी। मिड ब्रेन है उसको एक्टिवेट करना है। जी। ठीक है, तो एक लेफ्ट ब्रेन होता है, एक राइट ब्रेन होता है, एक मिड ब्रेन होता है। जब जी। जिस स्थिति में किसी का मिड ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है तो जी। उसको किसी भी सेंसेस की जरूरत नहीं पड़ती। आंख बंद करते करते, आंख बंद होते होते आप चीजें पढ़ लेते हैं। जी। सांस रोक रखी हो तो भी स्मेल पता चल जाती है। तो जी। शरीर जो है वो सेंसरी मूवमेंट से ऊपर चला जाता है। तो उसके लिए ये कहा है कि आप जैसे मान लीजिए 1000 टाइम्स लिख रहे हैं, राइट हैंड से लिख रहे हैं, आप 1000 की बजाय 990 टाइम्स लिखिए राइट हैंड से और 10 टाइम्स लिखिए लेफ्ट हैंड से। जी। और धीरे धीरे ये 10 को 20, 20 को 30 उतना ही स्ट्रीम राइट हैंड से लिखने वाला कम करते जाइए। जी। फिर 10 टाइम्स जब ये दोनों अभ्यास बन जाएं तो 10 टाइम्स श्रीम दोनों हाथों से लिख कर देखिए। जी। एक हाथ से ओके। आराम से लिख लेंगे, एक हाथ से टाइम लगेगा, पर 10 टाइम्स लिखना है बस। ऐसे करके उस 10 को धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। जी। तो जब एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप राइट हैंड और लेफ्ट हैंड से साइमल्टेनियसली श्रीम लिख रहे होंगे, जी। तब आप देखेंगे कि आपका जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत फिनोमिनल होगा। जी। और एक मेरे ना वो म्यूजिक वाले वो हैं नोट्स जो मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूं, एक जी। उसको प्रैक्टिस करके देखिएगा कि आप क्या बीज मंत्र गा सकते हैं। जी। तो जब आपको बीज मंत्र गाने के साथ, मतलब जैसे श्रीम है और आप लिख रहे हो, लिखते जी। लिखते आप मन में गुनगुना भी सकते हैं श्री हाँ, ऐसे करके। तो जी। रिदम को आइडेंटिफाई करना है जी। कि आप लिखते जाएं और गा भी रहे हो। तो गाने गाते गाते जो है आपका आवाज जो है वो फिनोमिनली चेंज हो जाएगा। जी। तो अब मैंने क्योंकि अभी रिसेंटली इस पे काम करना शुरू करा कि अगर हम बीज मंत्रों को गाने के हिसाब से काम करें तो वो किस तरीके से चलेगा। जी। तो फिर मैंने एक म्यूजिक टीचर से रिक्वेस्ट करी, उसने कहा ठीक है मैं आपको सिखा देती हूँ म्यूजिक कैसे गाया जाता है एंड ऑल दैट पार्ट। तो फिर मैंने वो रिकॉर्डिंग्स भी शेयर करना शुरू कर दिया। तो जिस तरह से मेरी जर्नी चल रही है वो पैरेलली उसी तरह से आप भी अपनी जर्नी कर सकते हैं। तो वो मैं म्यूजिक के नोट्स और वो सारा कुछ वहां पे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। बट एंड ऑफ द डे श्रीम जी। को इस तरीके से गाना है कि वो आपके भीतर जागृत हो जाए। जी। तो जब हम आवाज को ऊपर नीचे लेकर चलते हैं तो वो प्रक्रिया जो है वो अंदर जागृत हो जाती है। मैं एक वो भेजता हूँ आपको।
तो इसको सुनकर देखिए। जी। तो जब आप इसको सुनेंगे तो वो आपको एक अलग तरीके से एक वाइब्रेशन फील होगा। जबकि बीज मंत्र के जो म्यूजिक के नोट्स हैं वो लॉस्ट जी। साइंस है, वो अभी हमारे पास सिस्टम में है ही नहीं। तो मैं वो म्यूजिक के नोट्स को ही आइडेंटिफाई कर रहा था कि म्यूजिक ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। जी। अब किसी से पूछो म्यूजिक के नोट्स क्या है तो वो तुरंत बोल देगा सारे गामा पादा नीसा। तो मैंने पहला क्वेश्चन ये करा कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुए। कोई तो इसका ओके। पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन हाँ। होगा ना, किसी ने तो पहली बार उसके बारे में बताया ही होगा। तो जो पहले जी। व्यक्ति को खुद पता चला वो कैसे चला होगा। जी। तो ऐसे करके ये प्रोसेस को मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि ये कितना इम्पोर्टेंट है इस बात को जानना कि ये कोई भी चीज अगर ओरिजिनेट हुई तो कैसे हुई। जी। भाई पहले व्यक्ति को शिव के बारे में कैसे पता चला कि शिव हैं, ये पहले व्यक्ति को कैसे पता चला। जब जी। आप उस पहले व्यक्ति से अपने आप को कनेक्ट करेंगे तब आपको आपका गोत्र पता है। भारद्वाज गोत्र। भारद्वाज है। भारद्वाज कौन थे। भारद्वाज ऋषि। ऋषि। तो ऋषि भारद्वाज कौन थे इसको गूगल करिए जी। और जानिए कि वो ऋषि ने क्या क्या काम करे। पहला क्वेश्चन। जी। फिर भारद्वाज ऋषि के पेरेंट्स कौन थे। जी। फिर उनको ढूंढिए। जी। ऐसे करके जब आप ये और फिर जब आप उस ऋषि से कनेक्ट हो तो वो ऋषि कहीं ना कहीं किसी एक डिवाइन आइडेंटिटी से कनेक्टेड थे। मतलब ये ऋषि हम इसलिए जानते हैं बिकॉज इस ऋषि ने इतना बड़ा काम करा जिसकी वजह से आप अपनी 5 पीढ़ी पहले के लोगों का नाम नहीं जानते होंगे। मतलब मैं आपके परदादा का नाम पूछूंगा या आपके हस्बैंड के परदादा का नाम पूछूंगा तो ऑब्वियसली वो नहीं पता होगा। पर वो ऋषि का नाम क्यों याद रहा, क्यों उसका नाम आज तक आप बोलते जा रहे हैं, हर शादी में बच्चों के मुंडन में कोई सा भी काम होगा उसमें उस गोत्र का नाम लिया जाता है, इसका मतलब। और ऋषि कौन होता है, ऋषि वो होता है जो रिसर्च करता है। तो ऐसी कौन सी रिसर्च थी जो भारद्वाज ऋषि ने करी जिसकी वजह से आज तक हम उनका नाम ले रहे हैं। जी। तो जब आप अब क्या है, वो ऋषि को आप अपने दादाजी मान लीजिए। इमेजिन करिए आप छोटे से बच्चे हैं, वो दादाजी की गोद में बैठे हैं और दादाजी आपको कहानियां सुना रहे हैं। जी। तो आप देखेंगे आपके भीतर साइंटिफिक इवोल्यूशन शुरू हो जाएगा। जी। हमने लास्ट टाइम करा था ना भगवान वाला कि मैं गोदी में जी। बैठी हूँ हाँ। अपनी मदर की या अपने बच्चे को अपनी गोदी में इमेजिन करा और फिर आप उसके साथ बात करें। तो ऐसे ही आपने क्या करना है कि अपने बच्चे को गोदी में लेना है और उसको बताना है कि बेटा मेरा गोत्र जो था वो भारद्वाज ऋषि का था। भारद्वाज ऋषि जो है वो उनकी गोदी में मैं ऐसी बैठती थी जैसे आप मेरी गोदी में बैठे हो। भारद्वाज ऋषि ने ये साइंटिफिक इन्वेंशन करी थी, इसकी वजह से उनको जाना जाता है। ऐसे करके जब आप अपने गोत्र परंपरा से जुड़ते हैं तो हमारा साइंटिफिक इवोल्यूशन होता है। जी। मैं मेरी बात समझा पाया। सिंपल प्रोसेस है ना, जी। कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस तो नहीं है। उसी नहीं। तरह से आप अपने हस्बैंड का गोत्र जानिए, वो हस्बैंड के गोत्र के ऋषि का नाम क्या था, उस ऋषि ने क्या रिसर्च करी थी, उस ऋषि के पेरेंट्स कौन थे। तो ये सारे ऋषि जाके सप्तऋषि मंडल में चले जाते हैं। हम्म। सप्तऋषि मतलब 7 ऋषि। छात्र और से वो हाँ। 7 ऋषि जो है वो ब्रह्मा जी से कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि सारे ऋषि ब्रह्मा जी की संतान रहे। जी। ब्रह्मा जी के लिए स्ट्रक्चर क्या बोला कि वो विष्णु जी के नाभि कमल में है। ठीक है। और जी। तो ब्रह्मा विष्णु शिव पर सारी कहानियां किसी भी ऋषि की कनेक्ट हो जाती हैं। तो ब्रह्मा जी। विष्णु शिव तीन ना होकर एक है, एक जी। लार्जर यूनिवर्स। हम्म। आपने पहला क्वेश्चन ये रखा था ना कि मैं इस यूनिवर्स को जानना चाहती हूँ। सो ये जी। अखिल ब्रह्मांड जो है वो विष्णु जी और लक्ष्मी जी का सम्मिलित स्वरूप है, जहां से जी। ये पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। जी।
जहां से ये उत्पन्न हुआ उसको ब्रह्मा जी और सरस्वती जी कहते हैं। और जी जहां पर ये अखिल ब्रह्मांड जाकर विलीन हो जाता है उसको शिव और पार्वती या शिव और सती या शिव शक्ति कैसे भी कह सकते हैं। तो जो संपूर्ण ब्रह्मांड जो है उसकी जो प्रक्रिया है वो जी इन तीन कपल्स के ऊपर बेस्ड है। जी। फिर ये तीनों कपल भी कहीं से पैदा हुए होंगे। तो दुर्गा सप्तशती ये कहती है कि ये महालक्ष्मी महासरस्वती और महाकाली से पैदा हुए ये तीनों कपल। जी फिर ये तीनों देवियां किससे पैदा हुई, वहां पे महालक्ष्मी को बोलते हैं कि महालक्ष्मी से महाकाली और महासरस्वती पैदा हुए। जी तो कहने का मतलब ये है कि पहले तीन को आइडेंटिफाई करा, ब्रह्मा सरस्वती विष्णु लक्ष्मी और शिव और पार्वती या शिव और सती या शिव शक्ति, ये एक पार्ट हो जी गया। ये छह को आइडेंटिफाई करने के बाद इन छह के जो रचयिता या क्रिएटर हो गए वो मदर गॉड हो गए। तो वो जो है महालक्ष्मी महाकाली और महासरस्वती हो गए। ठीक है, मैं जी महाकाली को महासती बोलता हूँ, महाकाली नहीं जी बोलता, क्योंकि मेरे को जी अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी मदर को गोरा काला बांटूं। जी तो इसलिए मैं अपनी मदर की डोमेन को काला नहीं बोल सकता, मेरे को नहीं अच्छा लगता। महाकाली का स्वरूप भी ऐसा है कि उन्होंने कपड़े नहीं पहन रखे हैं, या काली का स्वरूप ऐसा है कि विकराल स्वरूप है, कपड़े नहीं पहन रखे। तो मेरे को शुरुआत से ये कॉन्शियस अलाउ नहीं करती थी कि मैं अपनी मदर की तरफ ऐसे टाइम पर देखूं जब उसने कपड़े नहीं पहन रखे। जी तो जैसे ही मैंने उस स्वरूप को मना करा कि नहीं मुझे आपको नहीं देखना, तुरंत मेरे सामने स्वरूप आया सती का। और जी सती ओरिजिनल नाम था। अब जी। मैं एक सेकंड लिख कर बताता हूं आपको ताकि मैं मेरी बात समझा पाऊं। अब जैसे मैंने लिखा काली, स्क्रीन दिख रही है ना आपको। यस। मैंने लिखा काली, काली की बजाय वहां पर नाम था सती। ठीक है। अब सती ठीक है। नाम तो पार्वती जी के पहले वाले स्वरूप के लिए सती नाम ही प्रयोग हुआ है ना। तो ये जी यहां पर जो है वो सती लिखा। अब मैं अगर सती को त के बाद य ई की मात्रा है उसको य मान लूं तो ये क्या बन गया। सही। सत्य। हाँ। ई की मात्रा जो है ना उसको कैसे हाँ। लिखते हैं, श त ई। ई। ई जो है वो य में परिवर्तित हो जाता है। जब वो मैंने कल आपको भेजा था ना वो हाँ। हाँ। संस्कृत में कैसे वो चलता है, तो ई प्लस अ य बन जाता है। तो इस जी आधार पे क्षति जो था वो टर्म बन गया सत्य। जी जी ठीक है जी। अब जी। अगर ये मैंने सती इस तरीके से लिखा तो इसी का अपभ्रंश होके क्या बन गया, सत्य। हाँ। ठीक। हाँ। टर्म बनी सत्य शिव और सती। आप सती ऐसे भी लिख सकते हो ना। हम्म। तो जब मैंने शिव और सती को देखा तब मेरे को ये चीज समझ में आई कि ये प्रक्रिया में किसी ने सत्य को छिपा दिया। जी। जो प्योर सत्य था वो छिप हम्म। गया, नहीं पता चला। तो जब छिप गया तो क्या बचा, अगर सत्य ही नहीं है पूरी दुनिया में तो दुनिया में क्या जी। हो गया, अंधकार हो गया। हाँ। अंधकार को कैसे डिपिक्ट करते हैं, काली से। हम्म। यस। हाँ। ऐसे ही रहा होगा ना। हाँ। तो जब पूरी दुनिया में सूर्य सत्य के समान है जो प्रकट है, तो जी। अगर किसी ने उस सत्य को छिपा दिया तो अंधेरी रात होगी ना। यस। तो हाँ। जैसे ही मैंने उस स्वरूप को
कि मेरी माँ जो है वो निर्वस्त्र नहीं हो सकती, जी। और किसी अवस्था में है भी तो भी मुझे देखना ही नहीं उसकी तरफ। जी। तो ये तो मेरा व्यक्तिगत विचार हो गया ना कि मेरे को क्या देखना है क्या नहीं देखना। हाँ। तो जब मैंने इस प्रकार से करा तो मैं सती में चला गया, और मुझे इस तरह से सती और शिव जो है वो दिखे। जी। अब वो बड़े सुंदर से थे, उनके कपड़े बड़े सुंदर से थे, बहुत ही ब्यूटीफुल अटायर के अंदर थे। जी। तो जब मैंने इस तरह से देखने की अप्रोच करी तो वहां से मुझे बहुत सारी चीजें पता चलनी शुरू हो गई। जी। पता कैसे चली? क्योंकि मैंने अपने गोत्र के ऋषि का नाम लिया, और जी। मैंने बोला कि जी मुझे ये नहीं पसंद आ रहा। जी। अगर आप में से कोई भी इस पार्ट पे रिसर्च कर रहा है तो मुझे बताओ। तो मेरे अंदर की आवाज ने तुरंत मुझे ये स्टोरी बता दी। अब जी। जब ये स्टोरी पता चली तो मैंने दुर्गा सप्तशती बिल्कुल दोबारा से फिर से पढ़नी शुरू करी। तो जी। 5वें अध्याय में देवता जो हैं वो उपासना कर रहे हैं देवी की। जी। तो जब मैंने ये इसको देखा तो हमारे यहाँ जो संस्कृत में कुछ चीजें चेंज करी गई, तो ये एक्चुअली इस तरह से लिखा जाता था। क जो है वो क्ष के तौर पे प्रयोग होता था। तो जी। कौशिकी टर्म जो है उसको जी। लिखने के तरीके ऐसे थे, कौशिकी। तो कौशिक से कौशिक गोत्र हुआ एक। कौश। हाँ। कौशिक कहते हैं ना, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, KAUSHI के। हाँ। तो वो कौशिकी जो है, जो टर्म देखा मैंने, तो वो कौशिकी था कोश। कौसुम। कोश से टर्म बना था कौशिकी। जी। कोश की जो अधिष्ठात्री है, यानी जी। क्रिएटर। हम्म। अब कोश जो है वो हमारे यहाँ चक्रास के लिए टर्म यूज हुई है। हम्म। हमारे शरीर में जो 9 चक्र हैं, ये नौ हम्म। चक्र 9 कोश हैं। जी। तो ये प्रक्रिया इस प्रकार से चली। तो मैंने जब अपने ध्यान में किसी जी। को भी, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको महाविद्या के बारे में पता है? नाम पता है जी। क्या नाम है महाविद्या का? आप कहाँ पे रहते हैं? अभी टेक्सास पे। पहले कहाँ रहते थे? कोलकाता। ओरिजिन, बर्थ प्लेस क्या है? उड़ीसा उड़ीसा। बर्थ प्लेस वो तो स्टेट का नाम है। भुवनेश्वर। भुवनेश्वरी जो है वो जी। एक हाँ। महाविद्या है। बेटे। हाँ। ठीक है। तो जी। भुवनेश्वरी एक महाविद्या है, इसलिए जी। उस शहर का नाम भुवनेश्वर है। जी। जी। ठीक। तो जिस ठीक। जगह आप रहते हैं वहां पर आसपास के सारे क्षेत्रों में एक एक महाविद्या का रिसर्च हुई थी। जी। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? जी। तो ये सारा कुछ आपको तब पता चलेगा जब आप अपने गोत्र के ऋषि का नाम ध्यान करेंगे। उस नाम को ध्यान करने के बाद उसने क्या रिसर्च करी उसको ध्यान करेंगे। उस रिसर्च में क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं उसको समझेंगे। उसने रिसर्च कैसे करी उसके लिए उसके पेरेंट्स का नाम देखेंगे। उसके जी। पेरेंट्स का जब नाम देखेंगे तो उन्होंने क्या रिसर्च करी, उनके बीच में आपको कोरिलेशंस पता चलेंगे। इस प्रकार हमारी पूरी ऋषि परंपरा मल्टीपल रिसर्च एस्पेक्ट्स को बताती है। जी। अकेले गायत्री मंत्र के अंदर 24 ऋषियों का नाम है, और वो 24 ऋषियों ने गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर को ढूंढा। इससे हमें ये पता चलता है कि मान लीजिए जब पहले व्यक्ति ने अ को ढूंढा, जी। ई को ढूंढा, तो वो कैसे ढूंढा? जी। हम्म। पहले व्यक्ति ने। तो ऐसे करके गायत्री मंत्र के अंदर 24 ऋषियों का डिस्क्रिप्शन था, उन्होंने एक एक ने एक एक अक्षर ढूंढा। जी।
जब उन्होंने उस अक्षर को ढूंढा, तब वो गायत्री मंत्र बना पूरा। जी। तो ऋषियों का काम बेसिक से शुरू होता था। तो जो भी चीज आज आपको लगती है कि ये तो बड़ी सिंपल है, अब देखते हैं ना जी। कहीं भी कोई, जैसे गायत्री शक्तिपीठ वाले हैं, वो क्या करते हैं, वो पूरे गायत्री मंत्र के नीचे उसका अर्थ लिख देते हैं, यस। ऐसे ही बताते हैं ना वो। हम्म। बट ये बताकर कि इसका अर्थ ये है, वो उन 24 ऋषियों के नाम की महिमा को ही नीचे कर देते हैं। क्योंकि जब एक ऋषि ने अपनी पूरी लाइफ टाइम की रिसर्च करके एक अल्फाबेट को ढूंढा, और वो सारे अल्फाबेट एक पर्टिकुलर रिदम में गाए गए, जी। तब एक शक्ति उत्पन्न हुई जिसको हम गायत्री कहते थे। जी। तो जब वो गायत्री का ध्यान उस प्रकार उन 24 ऋषियों के ध्यान के साथ हम करते हैं, तब हमें वो प्रक्रियाएं पता चलती हैं। जी। ये कह देना बड़ा आसान है कि इसका ये अर्थ है, पर वो जी। अर्थ बनने के लिए कितनी सारी प्रक्रियाएं इससे पहले हुई, जी। उस पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता। जी। तो आप गायत्री मंत्र का ध्यान करने पर 24 ऋषियों को जान सकते हैं, 24 ऋषियों ने क्या क्या रिसर्च करी उसको जान सकते हैं, और उस सबका आह्वान कर सकते हैं। जी। अब आपके सामने इमेजिन करिए कि 24 रिसर्च मैन्यूस्क्रिप्ट्स आ गई, या 24 रिसर्च पॉइंट्स आ गए, जी। तो आप 25वीं रिसर्च खुद ही कर लेंगे ना उन 24 को ध्यान में करके। सिर्फ प्रश्न करने से आप जी। 24 रिसर्च के बाद 25वीं रिसर्च अपने आप अपनी बना सकते हैं कि ये इन 24 लोगों ने रिसर्च करी। जी। इसकी हेल्प से मैं 25वीं रिसर्च प्रेजेंट करती हूँ। जी। तो गोत्र की परंपरा हमारे यहाँ की संतानों को रिसर्च में डेवलप करने के लिए बनी थी। हमारे जी। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट था बच्चों का रिसर्च माइंडेड होना। इसके लिए रिसर्च के जो अधिष्ठाता रहे वो ऋषि रहे। तो ऋषियों को ध्यान करने से आपको ईश्वर के स्वरूप के बारे में पता चलता है। ये पूरा ब्रह्मांड है, ये कैसे पता चला? जी। एक क्वेश्चन हो गया ना। फिर ये हाँ। ब्रह्मांड कहीं से उत्पन्न हो रहा है, कहीं पर विलीन हो रहा है। जी। तो आप नासा की जितनी भी रिसर्च पढ़ेंगी, उसमें तो वो पूरे ब्रह्मांड को भी देख भी नहीं पाए। जी। वो रोज नया टेलीस्कोप ढूंढते हैं जो और थोड़ी सी आगे और थोड़ी सी आगे ऐसे बता रहा है। अब जब ये इस तरह से बता रहा था, तो उन्होंने यूनिवर्स की बजाय टर्म कर दी कॉस्मॉस, विच इज मल्टीवर्स। एक यूनिवर्स नहीं है, मल्टीपल यूनिवर्स है। भाई आप जी। एक ही नहीं देख पाए अभी तक पूरी, और आपने कहा बहुत सारी है, तो उसका क्या बेस है आपका? जी। तो हमारे यहाँ के टेक्स्ट को देख देख कर उन्होंने अपनी थ्योरीज को डेवलप कर दिया। जी। अब लेट सपोज पूरब दिशा कौन सी है? पूरब दिशा कौन सी होती है? सनराइज जहाँ पे जिस दिशा जहां से। से सूर्य का उदय होता है वही पूरब दिशा होती है। कोई जी। पर्टिकुलर डायरेक्शन तो वो नहीं होती ना। नहीं। तो जो व्यक्ति जहां भी रहता है, जब भी वो सूर्य उदय देखता है, जिधर से वो सूर्य उदय हो रहा होता है, उसके लिए वही दिशा पूरब होती है। तो आप पूरी मतलब पूरे अर्थ की किसी भी कहीं पर भी रहकर आप ईस्ट डायरेक्शन लोकेट कर सकते हैं ना। जी। जहां सूर्य अस्त हो रहा है वहां पर आप वेस्ट डायरेक्शन लोकेट कर सकते हैं, आप कहीं भी रहे। जी। तो ये जानना कि सूर्य जहां से उत्पन्न हो रहा है वही पूरब है, ये जी। अपने आप में कितनी बड़ी रिसर्च है। हम्म। लगती बड़ी छोटी सी है। हम्म। तो जब कोई व्यक्ति साइंटिफिक मॉडल को डिजाइन कर रहा होता है, तो वो एक एक पॉइंट को, छोटे छोटे पॉइंट को देखता है, समझता है, और उसके बाद उसकी डिटेलिंग में जाता है। अच्छा, ये ओवरऑल टोटल पूरा प्रोसेस इस तरीके से मॉडल हो रहा है। जी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में केपलर के लॉज पढ़ाए जाते थे, ठीक है। केपलर अभी 1700 1800 1600 इस डोमेन में साइंटिफिक इवोल्यूशन हुआ।
1650 के आई थिंक आसपास का है केपलर, अगर मेरे को सही ध्यान है तो। 1650 या 1700, मतलब 16वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी में केपलर था। तो केपलर से हम केपलर के लॉज जानते हैं, जो भी आज तक का डेवलपमेंट हुआ। बट हमारे यहाँ, और इसी टाइम पर लेंस का इन्वेंशन हुआ, दूरबीन के इन्वेंशन हुए, इस तरीके की सारी चीजें हुई। हमारे यहाँ यही चीज 2000 साल पहले हुई। 2000 साल पहले वारामिहिर करके एक वो थे, ज्योतिष के जानकार जो थे, उन्होंने कुतुब मीनार बनाई थी। और कुतुब मीनार के एक एक लेयर से सप्तऋषि मंडल के एक एक स्टार को देखा जाता था। जी, तो जो लोग इतना बड़ा बिल्डिंग बना रहे हैं, उनके पास लेंस होगा या नहीं होगा? होना चाहिए। होना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि अगर लेंस के बिना आप ब्रह्मांड को नहीं जान सकते, तो उनके पास में लेंस की प्रक्रिया होगी या उसका कोई शॉर्टकट होगा, जिससे वो सारी की सारी चीजों को जान सकते थे। जी, तो जो चीज मेरे देश को ये बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति ने इन्वेंट करी, वो चीज 2000 साल पहले हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेंशन्ड है। जी, तो ये जो पैटर्न्स हैं जिसके बारे में चीजें दे रखी हैं, इनको जानने के लिए उन सारे ऋषियों को जानना पड़ेगा। जी, तो जब आप अपने टाइम के अनुसार इतना सारा काम को ना करके दो काम कर सकते हैं, एक अपने गोत्र के ऋषि का नाम जान सकते हैं, एक अपने हस्बैंड के गोत्र के ऋषि का नाम जान सकते हैं। जी, तो जैसे आपके इन लॉज हो गए, आपके हस्बैंड के इन लॉज हो गए, तो उन दोनों जनों को साइमल्टेनियसली आप जानते हैं, तो उसी तरह से आप उन दोनों ऋषियों से कनेक्ट हो गए कि ये वाले ऋषि मेरे ससुर हैं और ये वाले ऋषि मेरे पिता हैं या दादा हैं, जैसे भी उनका नाम बोल रहा हूं। तो जी, जब आप उन दो से कनेक्ट होते हैं, तो वो दोनों ही खुश हो जाएंगे, उनके अंदर एक इमोशन जागेगा कि देखो इस लड़की ने हमारे को इस तरह से देखा। वो ब्लेस करेंगे और आपका स्पिरिचुअल इवोल्यूशन शुरू हो जाएगा। दिस इज द शॉर्टेस्ट वे कि कोई भी उसके तौर पर हो। एंड सबसे मजे की बात क्या होती है, हमारे यहाँ शुरुआत से कास्ट सिस्टम बताया गया है। ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है, शूद्र है, ठीक है। और उसको अच्छे और बुरे की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या कहा गया, चाहे वो शूद्र हो चाहे कोई हो, किसी को अगर अपना जाति धर्म नहीं पता, तो वो जी, अपने आप को कश्यप ऋषि की संतान कह ले, क्योंकि सारे सप्तऋषि फाइनली कश्यप ऋषि पर जाकर उन्हीं से ओरिजिनेट होते हैं। मतलब जी, क्या है, कोई भी व्यक्ति रिसर्च कर सकता है। हम्म, रिसर्च करने के लिए एक ही स्टेप इंपॉर्टेंट है, आपको अपने ऋषि को नाम जानना है, बस। इससे छोटी अप्रोच होगी किसी को भी साइंटिस्ट बनाने के लिए। और हम्म, यूएस में क्या है प्लस पॉइंट, यूएस में हाईएस्ट पेड अगर कोई है तो वो साइंटिस्ट ही है। हम्म, एक साइंटिस्ट को बंगला मिलता है यूएस के अंदर, बंगला, गाड़ी, बढ़िया सबसे महंगा वाला पैकेज मिलता है, और किसी को नहीं मिलता। जी, तो बच्चों को साइंटिस्ट बनाने के लिए जो भूमि चुनी गई वेस्टर्न वर्ल्ड में, वो अमेरिका चुना गया। दुनिया भर जी, के जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको अमेरिका तुरंत ग्रीन कार्ड देता है 15 मिनट के अंदर। मेरे ही जी, जानकार तीन चार लोग ऐसे हैं जिन्होंने साउंड पे रिसर्च करी थी, उन्हें आधे घंटे के अंदर ग्रीन कार्ड ऑफर हो गया था। उन्होंने कहा जी, हमें नहीं करना, हम तो बैंगलोर में ही ठीक है। वो बैंगलोर में जाके अपनी रिसर्च कर रहे जी, हैं। तो मेरा जब अंडरस्टैंडिंग इन चीजों के पीछे हुआ, तो मुझे समझ में आया कि अगर मुझे अपने देश को डेवलप करना है, तो मेरे जी, पास बड़ी बड़ी रिसर्चेज होनी चाहिए, और अच्छी रिसर्च जो कोई लोगों के लिए काम आए। हम्म, वो रिसर्च नहीं जिनको वैक्सीन के तौर पे डेवलप करके मैंने दुनिया में दसियों करोड़ लोग मार दिए, वो रिसर्च जी, काम की नहीं है। जी, तो ये प्रक्रिया को इन्वोक करके आप अपने भीतर चीजों में ट्रांसफॉर्मेशन लाते। अब आ गए हम जो महाविद्या वाले क्वेश्चन पे था मैं,
हम्म, तो एक विद्या को नाम दिया वाराही। हम्म, वाराही कौन है? जिसका सुअर का चेहरा है। हम्म। ठीक है। एक विद्या को नाम दिया, क्या नाम था? अ, छिन्नमस्ता, वाराही, और क्या था ऐसे करके, मतलब वो देवियों के नाम थे। तो छिन्नमस्ता को जब आप देखेंगे तो उसने अपना सर काट रखा है। उसके साथ में दो और देवियां हैं। वो जो कटा हुआ सर है वो उसने अपने हाथ में पकड़ रखा है, और उसके गले, कटे हुए सर में से, मतलब जो गला ब्लड है। कटा हुआ है उससे ब्लड निकल रहा है, वो दो के उसमें जा रहा है। जय। अब जब मैं उसको देखता हूँ मैं कहता हूँ यार ये क्या वाहियात सा हिसाब किताब है, मुझे ऐसे लाइन पे काम ही नहीं करना। एकदम से विभत्स स्वरूप जो है वो सामने आता है। एक देवी थी जो, वो विधवा थी, धूमावती। धूमावती। तो जब मैंने उनको देखा तो बोले वो तो देवी विधवा है। मैंने कहा ये क्या चक्कर है, ये पूरी कहानी इतनी डिस्टॉर्टेड क्यों है? मैं इनको नहीं देख सकता। हम्म, जो सबसे शक्तिशाली है, क्या हम्म, वो मर सकता है? नहीं। ठीक है। क्या उसका हम्म, सुअर, गधे, उल्लू जैसा चेहरा हो सकता है? हम्म, जो सबसे शक्तिशाली है, हाँ, जिसने इस पूरे सिस्टम को क्रिएट करा, वो हम्म, क्रूप नहीं हो सकता। उसका हम्म, स्वरूप बहुत ही सौम्य प्रदान करने वाला होगा। या तो हम्म, मेरा ही चेहरा डिस्टॉर्टेड हो, तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा क्रिएटर है उसका भी चेहरा डिस्टॉर्टेड ही होगा, तो इसलिए उसमें क्या सोचना कोई भी चीज के लिए। अगर मैं सुंदर हूं तो मेरा ईश्वर जो है वो सुंदर ही होगा। वो कभी किसी अवस्था में कुरूप हो ही नहीं सकता। हम्म, अब गणेश जी का सर कटा हुआ है, उसके ऊपर हाथी का सर लगा दिया। हम्म, नॉर्मल क्वेश्चन है, कैसे हम्म, पॉसिबल है कि एक पिता अपने पुत्र का सर काट दे? चलो सर काट दिया, वो तो सर्वशक्तिमान है। हम्म, उसको क्या इतनी भी अकल नहीं है कि वो अपने पुत्र के शरीर पे किसी और का चेहरा उगा सकता है? उसे हाथी का ही चेहरा चिपकाने की क्या जरूरत थी? हम्म, तो हमारे यहाँ जितने भी स्टोरीज हैं उनको डिस्टॉर्ट करा गया। और ये पिछले 1000 2000 साल के अंदर है। साउथ इंडिया में एक, मतलब जब मैंने ये बात बोली, तो मैं जो ये जो जिनके बारे में बोल रहा हूँ जो फ्रांस में सीए हैं, तो हम्म, उन्होंने कहा हाँ सर आपकी पॉइंट बिल्कुल लॉजिकल है। क्योंकि साउथ में एक टेम्पल है गणेश जी का, उसमें उनका हम्म, ह्यूमन फेस है। हम्म, ठीक है, तो पॉइंट वैलिड भी हो गया। ऐसा तो नहीं हम्म, है ना कि पॉइंट गलत हो, तो अगर गलत है तो कभी तो टेम्पल रहा ही होगा ना। तो हमारे हम्म, यहाँ लोगों ने हमारे धार्मिक ग्रंथों में छेड़छाड़ करी और उनको डिस्टॉर्ट करा। तो जब हम्म, इस लेवल पर काम चला कि उन्होंने छोटी छोटी चीजों को डिस्टॉर्ट करा, तब मेरे को समझ में आया कि अच्छा ये रीजन है। पर आक्रमण काल था, तो जैसे तुलसीदास जी अकबर के काल में हुए थे, तो उन्होंने रामचरितमानस की कहानी बनाई। अब अकबर ताबड़तोड़ धर्म परिवर्तन करवा रहा था, लोगों को मार रहा था, सब कुछ था, वो सारी चीजें चल रही थी। तो ऐसे में उसको पता चला कि एक व्यक्ति है जिसने कि लोगों को राम के बारे में बताया। बोले ये तो हिंदू धर्म फैला रहा है। बोला मेरे राज्य में किसकी इतनी हिम्मत कि मेरी तलवार के आगे वो हिंदू धर्म की बात करे भी? तो वहां पर जो टोडर मल थे उन्होंने बोला महाराज कुछ नहीं है, सब बेकार की बात है। ये तो बंदर भालुओं की कहानी है कि एक राजा जो है वो बंदर भालुओं को लेके गया और एक राक्षस को मार के आ गया, इसमें आप क्यों परेशान हो रहे हो? बोले अच्छा इतना ही है बस? बोले हाँ बंदर भालुओं की कहानी है। बोले हाँ जी। अब बोले लोकल लैंग्वेज है, अपना गांव वालों की भाषा है, क्यों आप परेशान हो रहे हो? ऐसे करके हमारा एक धर्म ग्रंथ बच गया, जिसको तुलसीदास कृत रामचरितमानस कहते हैं। क्योंकि आक्रमण काल था। पिछले 2000 वर्षों में कब कब भारत में आक्रमण काल के कारण
कौन सा धर्म ग्रंथ में क्या डिस्टॉर्शन हुआ, सो दैट कि लोगों को ये पता तो रहे कि कोई वाराही शक्ति है। भारत के अलावा कोई देश ऐसा नहीं है जिनके पास उनकी सांस्कृतिक विरासत हो। चीन, जापान, यूरोप, इन सब में कौन है? बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब। इसके अलावा सारे देवी देवता खत्म हो गए, सारे देवी देवताओं के स्वरूप भी खत्म हो गए। तो जब मैंने ये पूरी प्रक्रिया पढ़ी तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। मैं उस गड़बड़ को जैसे ही ठीक करूंगा, इमीडिएटली ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और जब मैं उस ट्रांसफॉर्मेशन की बारीक से बारीक चीजों के ऊपर जाऊंगा, तब मुझे एक बृहद पूरा का पूरा मॉडल मिलेगा। जी। जब मैंने उस मॉडल को रिसर्च करा, उसमें एक पॉइंट जो बीज मंत्र के जिसको मैं लेकर चलता हूं, उस बीज मंत्र पे जब मैं गया तो मेरी पूरी प्रक्रिया में एक मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और हमारे को स्पिरिचुअली इतनी पावर्स मिली, इतनी अंडरस्टैंडिंग मिली कि ए हम किसी को भी प्रक्रिया सिखा सकते थे, बी उस प्रक्रिया को यूज करके हम किसी भी व्यक्ति के रोग का उपचार कर सकते थे। जी। पहले हम लोग एजुकेशन कंसल्टेंट थे, तो जी। कैसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए हम उस पे काम करते थे। पर हमें लोगों ने बोला, डोंट टीच मी एजुकेशन, वी आर बेटर एजुकेटेड देन व्हाट यू आर। मैंने कहा, व्हाट इज योर एजुकेशन? ही सेड, आई एम फ्रॉम आईआईटी, आई एम फ्रॉम आईआईएम। I said, that is not education. That is a professional course which you have done from a professional organization. How could you say कि ये एजुकेशन है? बट मुझे वहां पर उसी दिन ये लर्निंग हो गई कि मैं किसी को एजुकेशन कहकर कोई चीज नहीं बता सकता, क्योंकि डिग्री इटसेल्फ इज ए ईगो। जी। तो मैंने कहा मुझे एक ऐसी डोमेन को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो सबको एक पॉइंट पर लाकर नलीफाई कर दे। वो पार्ट था बीज मंत्रों का ज्ञान और बीज मंत्रों के द्वारा हेल्थ की चिकित्सा। अब जी। मैंने सारी वो बीमारियां आइडेंटिफाई करी जो एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, ये जो भी ट्रीट नहीं कर सकते थे, वो कौन कौन सी बीमारियां हैं। फिर उसका सॉल्यूशन मैंने बीज मंत्रों के द्वारा आइडेंटिफाई करा। और फिर वो बीज मंत्रों से जब उसकी डिस्टेंस हीलिंग करी। डिस्टेंस हीलिंग क्यों करी? बिकॉज मैं किसी भी पेशेंट को टच नहीं कर सकता, ये लॉ है। मैं उसको जी। कोई दवाई बता नहीं सकता, ये लॉ है। मैं उसको पेशेंट की नाड़ी नहीं देख सकता। अगर मैं आयुर्वेद का डिग्री होल्डर नहीं हूं तो मैं किसी पेशेंट की नाड़ी नहीं देख सकता। जी। अगर मैं एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर के किसी पॉइंट पे बात कर रहा हूं तो मेरे पास उस सब्जेक्ट की डिग्री होनी चाहिए, नहीं है तो मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा मुझे करने की जरूरत ही नहीं। ना मैं खाऊंगा, ना खिलाऊंगा, ना कोई एक्सरसाइज बताऊंगा, ना कुछ। मुझे सिर्फ व्यक्ति व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे दिखना चाहिए, और मैं एक ऊर्जा को उठाकर उधर डालूंगा और उसके अंदर हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो जब मैंने ये पूरा पार्ट कर लिया, तो मेरे जो एक अंकल है उन्होंने कहा, बेटा देखो, अब तुम जितना भी करोगे वो काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम ही कर रहे हो। तुमने एक प्रक्रिया को जाना, तुमने उस प्रक्रिया को किया। जब ये प्रक्रिया तुम दूसरे के द्वारा डिमॉन्स्ट्रेट करवाओगे, उसको सिखा दोगे, और वो भी डिमॉन्स्ट्रेट कर लेगा। डिग्रीज का फर्क हो सकता है कि तुमने जो है एक मूर्ति बनाई जो बहुत ही खूबसूरत थी, पर दूसरे ने भी मूर्ति बना दी। वो खूबसूरत बहुत थी या नहीं थी वो एक अलग पार्ट है, पर वो मूर्ति बना पाया। तो तुम्हारे को अपनी स्किल को दूसरों को सिखाना पड़ेगा। जब मैंने इस प्रक्रिया को देखा तो फिर हमारे को एक आईआईटी के डायरेक्टर है, उन्होंने मौका दिया और हमने उनके यहाँ एक करिकुलम लगाकर 22 बच्चों को वो सिखाया। जिस प्रकार से आरती 2 मिनट में किसी व्यक्ति की हीलिंग करती थी और वो डिवाइस पे मेजर होता था, वो 22 के 22 बच्चों ने उसी प्रकार से हीलिंग करके उस चीज को बताया। तो मॉडल साइंटिफिकली अप्रूव हो गया।
अब हमारे को कितने भी जगह जाना है, लोगों को एक प्रक्रिया बतानी है, तो हम बता सकते हैं क्योंकि मॉडल टेस्टेड है। और जब उनसे बात हुई तो बोले, मतलब डायरेक्टर सर ने बोला कि बोले गौरव जी, ये बच्चों का तो आध्यात्मिक प्रवेश नहीं है, ये कैसे हीलिंग कर पा रहे हैं। मैंने कहा सर यही प्रक्रिया है जो हम सबको बताना चाह रहे हैं, ये हमारी इनेट एबिलिटी है, जी। हमें ये बताया ही नहीं गया। जी। आपका लेफ्ट ब्रेन है, आपका राइट ब्रेन है, आपका मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन कैसे एक्टिवेट होता है, ये तो आपकी बॉडी का पार्ट है ना। आपको जी। पढ़ाई के टाइम पर क्यों नहीं पढ़ाया गया ये चीज। अगर पढ़ाई के टाइम पे एक एक्स्ट्रा क्लास होती तो आपको बहुत सारी चीजें हर साल पता चल जाती। मान लीजिए एक पीरियड आपके पास में रहे और वो आप पीरियड 15 साल तक यूज करते हैं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट से लेकर 12th तक, तो ऐसे करके 15 साल आपके पास में हो गए। 15 साल में आपको काम की कितनी चीजें बताई गई जिसको कि आज आप यूज कर सकते हो? कोई भी नहीं। तो जब मैं सारी चीजों को आइडेंटिफाई कर रहा था, मुझे एक ही चीज पकड़ में आई कि ये जो हिंदी में अ आ ई सिखाया है, मैं इसी से इसको स्टार्ट करूं ताकि मैं एक बड़ी प्रक्रिया को उस मूल बीज से कनेक्ट कर पाऊं। धीरे धीरे प्रक्रिया, मतलब मैं जब नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में था तब मुझे उसी टाइम पर हिंदी पढ़ाई जाती थी। अब तो हिंदी एलकेजी यूकेजी में पढ़ाई नहीं जाती, हिंदी लिखना है ही नहीं। ओरली आप जान सकते हो, इंग्लिश लिखवाते हैं सो दैट कि इंग्लिश डीप रूटेड हो जाए हमारे अंदर और हिंदी जो है वो जड़ से निकल जाए। तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम ही वैसे कर रहा है। हमें कितनी मीनिंगफुल चीजें जो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो बताई नहीं गई कभी। पहले हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, बाद में न्यूक्लियर फैमिली में चले गए, फिर न्यूक्लियर फैमिली भी बस माँ बाप ही रह गए, बच्चे और सब अमेरिका चले गए। तो आज आप हिंदुस्तान में देखो तो लार्जर कम्युनिटी केवल एक ओल्ड एज होम के तौर पे रह रही है, और अमेरिका समृद्ध हो गया पिछले 50-60 साल के अंदर। तो जब मैंने ये प्रक्रिया को देखा तब मुझे पता चला कि अरे ये तो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। पैसा तो कोई भी कहीं भी बैठ के कमा सकता है, पैसे कमाने में कौन सी दिक्कत है। मेरे गुरुजी हमेशा मेरा मजाक उड़ाते थे जब मैं बड़ा खुश होके पहली बार 10th का रिजल्ट दिखाया कि जी देखिए मेरे 76% नंबर आए और इसमें 80 आए और इसमें इतने आए। वो कहते थे बेटा ये डिग्री लेकर तुम कल को दुकान दुकान जाओगे जी, मुझे नौकरी पे रख लो। बोले मैं 60 साल 70 साल का आदमी यहाँ जंगल में बैठा हूं और मैं साल का 1 करोड़ रुपए कमा लेता हूँ केवल लोगों को दवाई देकर, मैं कोई दान नहीं लेता। तो मेरे को रियलाइजेशन, एक 10th 11th का जो बच्चा होता है उसके तौर पे उन्होंने एक बीज अंदर बो दिया कि नहीं, मुझे किसी भी स्थिति में अपने आप को इस लेवल का बनाना है कि मैं कभी भी कहीं भी बैठकर पैसा कमा सकूं। मुझे इस बात की दिक्कत नहीं हो कि मैं, तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करूंगा तो अपने बारे में जानूंगा, अपने बारे में जानने के लिए कौन सा मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो। क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन भी बहुत थी, ऐसा तो नहीं था कि मैं अनपढ़ आदमी था तो मैं कोई काम करने के बारे में सोच रहा था। मैंने सो कॉल्ड जो भी बाजार की क्वालिफिकेशन है, बीएससी, एमबीए, एलएलबी, एमए, पीएचडी, वो सारी पढ़ रखे थे, कोई ऐसा दिक्कत तो थी नहीं। तो मैं अपने अंदर जब चिंतन करता था तो मेरे स्टार्टिंग पॉइंट गुरुजी ने बोला कि तू ऋषि के ऊपर पहले सोच, उस ऋषि से जुड़, तब तुझे ये प्रक्रियाएं पता चलेंगी। ऐसे करके, मतलब वो छोटे छोटे जो इंटरेक्शन थे, जो भावनाएं थी ईश्वर के प्रति, जैसे ही अब एक तो तरीका ये हो गया कि भाई सब लोग ऐसे कर रहे हैं मैं भी ऐसे ही करूं। मुझे ये समझ में नहीं आया कि कैसे शिव जी ने गणेश जी का सर काट दिया, और सारे टीवी चैनलों में स्टोरीज आती हैं, किताबों में टेक्स्ट लिखे हुए हैं। पर मैं कहूं कि अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, वो वाइफ ने कोई भी चीज करी हो, हस्बैंड उसको इग्नोर कर ही नहीं सकता। तो प्रक्रिया में कहीं ना कहीं किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी। अच्छा,
गड़बड़ भी कैसी गड़बड़? कोई छोटी मोटी गड़बड़ हो, आप भगवान हो, सबसे बड़े वाले भगवान हो, मतलब आपसे बड़ा कोई नहीं है, मतलब जैसा शिव जी का एक डिस्क्रिप्शन है वो एज इट इज है। वो शिव जो कुछ भी कर सकते हैं, वो एक कटे हुए सिर को हाथी से जोड़ेंगे? इतने बेवकूफ कैसे हो गए? हाथी का सर अलग रेशो प्रोपोर्शन में होता है, आदमी का सर अलग रेशो प्रोपोर्शन में होता है। एक हाथी के सर को ह्यूमन बीइंग के सर पे क्यों रखेंगे? कोई तो कारण होगा ना। और उनका दूसरा बेटा बिल्कुल ठीक है, वो भी उन्हीं पार्वती से हुआ और वो सारी चीज। तो ऐसा क्या था जो उस पूरे पार्ट में इस डिस्टॉर्शन को जन्म दे रहा था? वे डिस्टॉर्शन ईश्वर की डोमेन में अगर डिस्टॉर्शन होगा, अगर ईश्वर गलती कर सकता है तो मैं तो 100% कर सकता हूं। मुझे कौन रोक सकता है गलती करने से? भाई मेरा भगवान ही गलत है, तो जब वो गलती कर सकता है छोटे छोटे पॉइंट पे, तो मैं भी कर सकता हूं। बट मेरा ईश्वर कभी किसी स्थिति में कुछ भी गलत कर ही नहीं सकता, तभी मैं उसको ईश्वर मानता हूं। जब तक आपका सोच जो है इस प्रकार से नहीं होगा, आप ये पूरा मंत्र चिकित्सा और जो कुछ भी है, वो उसमें एक कदम भी नहीं बढ़ा पाएंगे। ये मेरे ईश्वर इसलिए हैं क्योंकि ये कभी किसी भी स्थिति में गलत कर ही नहीं सकते। पहला पॉइंट। जब आप इस तरह से पूरी पिक्चर को देखेंगे, तब आपको वो परफेक्ट अटैचमेंट होगा। परफेक्ट बिल्कुल। सीता ने राम के अंदर कभी दुर्गुण नहीं देखा, सिर्फ क्वालिटीज ही देखी। तो उसने, जबकि सीता जी की लाइफ बहुत डिस्टॉर्टेड थी, मतलब छोटी एज में शादी हो गई, शादी होने के बाद जो है वनवास हो गया, तो 14 साल जंगल में रहे। फिर वनवास में जो है उनको वो रावण उठा के ले गया, फिर 3-4 साल उसके पास रहे। फिर उसके बाद वापस आए, तो फिर किसी बात पे उनको फिर से वनवास हो गया। उस वनवास में लव कुश पैदा हो गए। तो आप सोचो कि लाइफ में कितनी दुर्गति राम के कारण हुई। पर उन्होंने ये कहा कि राम ने सिर्फ गुण है, राम में कोई अवगुण नहीं है। इस कारण उन्होंने राम के गुणों के जैसे लवकुश पैदा करे, और वो लवकुश इतने शक्तिशाली थे कि रावण की सेना को पराजित करने वाले सारे भाई बहन, सारे भाई और वो सेना, उसको वो 14-15 साल के बच्चों ने ऐसे ही रस्सियों से बांध के डाल दिया एक तरफ को। तो अगर राम के चिंतन में इतनी शक्ति है, तो ईश्वर के प्योर चिंतन में कितनी शक्ति होगी? तो जब कभी, तो हमारे यहाँ क्या हुआ, पूरे प्रोसेस में जितना भी रिलीजन सिस्टम था, उसने उस ईश्वर के स्वरूप को ही अलग हटा दिया, कि इनको एक आइडियल डोमेन जो है वो कभी कनेक्ट ही ना हो। एज अ रिजल्ट हमारे को वो पूरी प्रक्रिया है। और फिर वो हिंदू हिंदू जो थे, मतलब टोटल पहले पूरा भारत, मतलब पूरा भारत कहते थे पूरे विश्व को, फिर वो भारत एक छोटे से हिस्से तक सिमट गया, फिर नए नए धर्म उत्पन्न हो गए। ये सारी की सारी प्रक्रियाओं ने डिस्टॉर्शन डाल दिया हमारे सिस्टम में। अदरवाइज हमारे सिस्टम में डिस्टॉर्शन था ही नहीं। मैं मेरी बात समझा पाया कि मंत्र चिकित्सा का ये फ्रेमवर्क हो गया, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता, इसलिए मैंने पहला एम्फेसिस रखा कि आप बीज मंत्र को लिखें, जी गाइडेड मेडिटेशन को सुने, और फिर अपने जी एक्सपीरियंसेस शेयर करें। जी। अब आप मुझे बताइए कि आपके गाइडेड मेडिटेशन में एक्सपीरियंसेस क्या क्या हुए इतने दिनों में? एक्सपीरियंस में इन द सेंस मींस। मतलब जो आंख बंद करके आपने वो गाइडेड मेडिटेशन सुना, उसके बाद कोई चीज आपको दिखी, या आपके शरीर में कामनेस बदली, या कोई भी चीज, कोई ट्रांसफॉर्मेशन जैसा चीज ऑब्जर्व करा आपने? नहीं करा? कुछ दिखा? कुछ भी मतलब? नहीं, कुछ तो दिखा नहीं।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ जरूर आया होगा, आपने नोट नहीं करा होगा या आपने मेडिटेशन प्रॉपर नहीं करा होगा। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि कुछ ना हो। मैं नोट कर रही थी, जो वर्ड मतलब समझ नहीं आ रहा था वो मैं नोट कर रही थी अच्छा, ड्यूरिंग द क्या नोट मेडिटेशन। करा अपना आपने? कि वही 3 मेडिटेशन किए जो मतलब सी बीच एंड 2 नवरात्रि के जो गर्भिणी मेडिटेशन। राइट। उसमें उसमें मतलब ईच चक्रा के लिए आप मतलब 4 बीज मंत्र कह रहे हैं उसको इन्वोक करने के लिए। क्लीम से मतलब पहले वो सपोज मणिपुरा चक्र में बम बम करके ऐसे मतलब 9 टाइम्स कह रहे हैं उसको राइट। इन्वोक करने के लिए। फिर क्लीम सब सब चक्र में क्लीम आप 9 टाइम्स कह रहे हैं। हम्म। और फिर और बीच में एक सुई या श्रीम ऐसे करके बीज मंत्र 9 टाइम्स कह रहे हैं। और लास्ट में लक्ष्य प्राप्ति के लिए लक्ष्मी के वेरियस टाइप ऑफ बीज मंत्र कह रहे हैं। ठीक है। और उसके तत्व तत्व को एड्रेस कर रहे हैं एट द सेम टाइम। हम्म। और और बॉडी पार्ट्स या उसका मतलब एरिया एरिया कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा या बॉडी में चेंजेस कैसे फील चेंजेस आएगा वो सब मैंने नोट किया है। जी, देखिए, पहला जो एस्पेक्ट है वो जी ये था कि आपको ये नोट नहीं करना था, आपको सिर्फ ये सुनना था। और सुनने के बाद आपके अंदर क्या चेंजेस हो रहे थे उसको आपने ऑब्जर्व करना था। वो मेडिटेशन में कोई क्या बोल रहा है दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन जाग रहा है। मैं मेरी बात समझा पाया? जी मैं यहां सो से मंत्र बोलता हूं, ठीक है, जी उसकी जी ऊर्जा उठाता हूं और उसको आपके अंदर डालता हूं। जी अगर मैं ऐसा करता हूं तो आपके हेल्थ सिस्टम में चेंज आता, आपको कुछ पता चले नहीं पता चले दैट डजंट मैटर। मान लीजिए आपको जी ब्लड प्रेशर है, तो आप ब्लड प्रेशर की डिवाइस रखेंगे, मैं मंत्र यहां से उठाकर आपके अंदर डालूंगा और आपका ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ होगा वो घट जाएगा। ठीक है, शुगर बढ़ी हुई होगी तो घट जाएगी, बुखार होगा तो कम हो जाएगा, किडनी में इन्फेक्शन होगा तो घट जाएगा, हार्ट में ब्लॉकेज होगी तो कम हो जाएगी, कुछ भी। हम्म, तो फिजिकल बॉडी में चेंज जो है वो डॉक्यूमेंट हो रहा है। जी इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, वो हो रहा है, वो साइंटिफिक है, मेजरेबल है, मुझे उसमें कोई पार्ट के तौर पर नहीं है। बट जो वो हो रहा है, होने के उसमें क्या चीज हो रही है उसको आइडेंटिफाई करना है। मैंने कोई मंत्र बोला, वो बोलने पर आपके कान कैसे रिएक्ट कर रहे थे, आपके अंदर की एनर्जी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही थी, कुछ आपके अंदर के ट्रांस, देखिए तीन चीजें ना, एक कॉजल बॉडी है, एक सटल बॉडी है, एक ग्रॉस बॉडी है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। सबसे पहले हमारा कारण शरीर बनता है। कारण शरीर जो है वो स्थूल और सूक्ष्म शरीर को बनाता है। इस जी प्रकार से दो शरीर हमारे बनते हैं, तो कारण शरीर से दो शरीर बने। ये जी दो शरीर जो हैं, जब आप इनको देखते हैं तो एक शरीर में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बाकी दोनों के ट्रांसफॉर्मेशन आंख बंद करके शांत बैठ के ऑब्जर्व करने हैं। मैं जी कौन से बीज मंत्र बोल रहा हूं उसको आप नोट्स बना लें, कौन से चक्र में क्या बोल रहा हूं, वो काम नहीं आएगा। काम आएगा जो अनलॉकिंग हुई। इसको ऐसे मानिए जैसे एक वो कहानी थी ना जिसमें खुल जा सिम सिम बोलते थे। जी खुल जा सिम सिम, तो दरवाजा खुल जाता था, अंदर जाते थे, बड़ा सारा कहान खजाना होता था। तो एक बार जो जी एक ऐसा व्यक्ति फंस गया जिसको वो खुल जा सिम सिम याद ही नहीं आया, तो वो जी दरवाजा नहीं खुला, फिर वो अंदर फंस गया और फिर उसको सबने मार दिया। तो जी इम्पोर्टेंट पार्ट, उस कमांड को याद रखना है कि वो जो खुल जा सिम सिम से दरवाजा खुलता है। आपका जी अपने चक्रास में, अपनी स्पिरिचुअल डोमेन में प्रवेश नहीं है। आपको कौन सी कमांड बोलनी है या क्या गाइडेड मेडिटेशन को सुनना है ताकि आपके अंदर की प्रक्रिया जागृत हो जाए।
मैं मेरी बात समझा पाया? जी। जी। तो आपको उसको देखना है, ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह तो ये प्रोग्राम है, पूरा पीपीटी बना हुआ है, एक एक चीज लिखी हुई है, सब कुछ आपको मिलेगा। आई थॉट आई हैव टू डू द डॉक्यूमेंट्स। नहीं नहीं नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेशन करना ही नहीं है, आज आप दोबारा करिएगा। जी। अभी तो आपके यहाँ रात हो गई ना। जी। हाँ, तो रात को सोने से पहले आज आप दोबारा मेडिटेशन करेंगे, और जी। दोबारा मेडिटेशन करने के बाद आपने क्या ऑब्जर्व करा सपने के फॉर्म में, कि कैसे सपने दिखे, या क्या जी। चीज आपको, जो चीज आपको याद रह जाए सुबह उठने पर, जी। उसको बस ध्यान रखिएगा। और जी। हम आज क्लास जो है वो रात को 8:30 बजे फिर से कर लेंगे। ठीक है। जो मॉर्निंग टाइम होता है आपके यहाँ का, साढ़े, हम्म। मतलब मुझे नहीं पता वहाँ का क्या टाइम है, आपने साढ़े इंडिया नाइन। टाइम के तौर पे 8:30 PM बोला था। एट। हाँ। तो वो 8:30 PM पे दोबारा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिएगा, या व्हाट्सएप पर बोल दीजिएगा कि मेरे को ये जी। एक्सपीरियंस हुआ था, दैट्स इट, वही चाहिए। जी। ठीक है जी। जी। चलिए, तो आज क्लास को यहीं पे करते हैं। सर आप जो बोले कि कनेक्ट टू द ऋषि, हाउ मतलब हाउ हाउ व्हाट इज द प्रोसेस? कोई आप प्रोसेस नहीं बोले करना ऋषि। है। आपका गोत्र, गोत्र का जो ऋषि है गूगल करिए जी। उसका नाम, उस ऋषि हम्म। ने कौन कौन सी रिसर्च करी है, जी। वो रिसर्च क्या क्या है उसको एक तरफ नोट कर लीजिए, एक वर्ड पैड पे या वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए। फिर आपके जी। हस्बैंड का जो गोत्र है, उन्होंने क्या रिसर्च करी है उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए। फिर जी। वो ऋषि जो है वो किसकी संतान थे, तो उनके पेरेंट्स कौन है, वो ऋषि का नाम और उसने क्या रिसर्च करी है उसको डॉक्यूमेंट कर, गूगल पे आजकल सब कुछ मिलता है। नहीं हो तो हम्म। मुझे बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा उसके तौर पे। जी। केवल उसको नोट कर लीजिए। फिर रात को जब सोएं तो उस ऋषि का ध्यान करके सोएं, दोनों ऋषियों का। और इमेजिन करें अपने आप को कि जैसे आप अपने दादाजी की या नाना नानी की गोदी में बैठे थे छोटे बच्चे के तौर पे, उसी तरह से अपने आप को उनकी गोदी में इमेजिन करना है। और उनसे जी। रिक्वेस्ट करनी है कि भाई आपने जो भी साइंटिफिक रिसर्च करी है उनके बारे में मुझे बताइए, और मैं तो छोटी हूं, मुझे तो अभी पता नहीं है, आपने इतनी बड़ी बड़ी चीजें करी हैं, तो ऐसे समझाइए कि मेरे को जो है वो सारी चीजें पता चलनी शुरू हो जाए। जी। क्योंकि जो व्यक्ति अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह जानता है, वो बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता है। जिसको अपना सब्जेक्ट नहीं पता होता वही लंबी लंबी कहानियां सुनाता है। जी। ठीक है जी।